गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बैक्टीरियोफेज की मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार से वो अपनी लाइफ को चलाता है, लाइफ साइकिल के बारे में जाना। आज हम उसकी लाइफ साइकिल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ को स्टडी करेंगे। हमने शुरू में आपको बताया था पिछली क्लास में कि बैक्टीरियोफेज की लाइफ में दो प्रकार की स्टेजेस आती हैं। या उसके पास समझ लीजिए आप दो संभावनाएं होती हैं जीवन को जीने की। पहली संभावना ये कि जैसे ही वो बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है वायरस, वहाँ जाके वो अपने जैसे और फेज पार्टिकल प्रोड्यूस कर दे, उसको बस्ट कर दे और बाहर निकल आए। इस साइकिल को हम बोलेंगे लाइटिक साइकिल, यानी लयनकारी साइकिल। यानी उसने अपना फेट खुद ने तय कर लिया कि मुझे अंदर जाना है, अपने जैसे और बनाने, और फिर फट के बाहर आ जाना है और दूसरी कोशिकाओं को तुरंत इन्फेक्ट करना है। दूसरी संभावना उसके पास क्या हो सकती है वायरस के पास में, कि वो बैक्टीरिया के पास जाए और बैक्टीरिया से कहे मैं तुम्हें अभी ख़त्म नहीं करूँगा, तुम मुझे रखो अपने पास। बैक्टीरिया बड़ा खुश कि वायरस ने मुझे ख़त्म नहीं किया और वो मेरे साथ साथ रहना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे पाल लूँगा। तो जब वायरस का जीनोम बैक्टीरिया के अंदर पहुँचता है, वहाँ वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ में एक संधि कर लेता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और बैक्टीरिया बहुत खुश हो जाता है कि ठीक है, मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा या मैं अपनी कॉपीज़ बनाऊंगा, तुम उन कॉपीज़ में भी चले जाना। लेकिन यहाँ वो उसका एक बहुत इंटेलिजेंट स्टेप होता है कि वो अपनी एक तरह की जनरेशन्स को या अपनी प्रोजेनी को कितना वो बचा के रख सकता है आगे तक। सोच के देखिए, एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तुरंत उसने ख़त्म कर दिया और किसी कारणवश वो सब खत्म हो गए। अगर वो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में एवरी 20 मिनट एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है, तो सोच के देखिए कितने लंबे समय तक वो बैक्टीरिया में, इतनी सारे प्रकार की बैक्टीरिया में, और एक बैक्टीरिया में कम से कम 100-200 वो अपनी प्रोजेनी बना सकता है। तो अगर उसको मौका मिलेगा तो जितने बैक्टीरिया में उसका मौजूद है जीनोम, जीनोम इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो डीएनए आरएनए होता है, उसका जो हैप्लॉइड सेट होता है, उसको हम जीनोम के नाम से जानते हैं। तो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए और आरएनए व्हेन वी टॉक अबाउट जीनोम। तो लाइसोजेनिक साइकिल में जो वायरल जीनोम होता है वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ जुड़ जाता है और उसके साथ आराम से रहता है। आप एचआईवी को देखिए, हम इसे क्यों इतना ख़तरनाक कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वायरस ही है वो, उसके पास भी दो संभावनाएं होती है, या तो लाइटिक या लाइसोजेनिक। पर वो लाइसोजेनिक को प्रेफर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि एचआईवी के इन्फेक्शन के बाद में कम से कम 5 से 7 साल में इसका इन्फेक्शन पता लगता है। वो पता कब लगता है, जबकि वो वायरस जो होता है वो लाइटिक फेज में एंटर करता है, तब वो सिम्टम्स बॉडी में पता लगते हैं। तो जो वायरसेस काफ़ी लंबे समय बाद डिटेक्ट होते हैं, उनके पीछे की कहानी यही होती है कि जो वो वायरस है वो लाइसोजेनिक फेज को अडॉप्ट कर चुका है। तो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ टेम्परेट फेजेस की बात हम आज करेंगे। आंद्रे लॉफ ने डिस्कवर किया था लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को, और इस प्रकार की लाइफ साइकिल में जो वायरस होता है उसको हम टेम्परेट फेज के नाम से जानते हैं, या शांत एक प्रकार की फेज है। लाइसोजेनी एक प्रकार से ऑल्टरनेटिव लाइफ साइकिल है बैक्टीरिया की, बैक्टीरियोफेज की। लैम्डा फेज जो होती है एश्रीशिया कोलाई की, इट कैन चूज ईदर लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। आपको अभी हमने बताया था कि जो कुछ लैम्डा फेजेस होती हैं, या कह लीजिए जो टेम्परेट फेजेस होती हैं, उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो संभावनाएं उनके पास में। या तो वो तुरंत लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएं, लयन कर दें, या वो उसके साथ जुड़ के चलें लाइसोजेनी लेजात तरीके से। हर एक वायरस पार्टिकल या ईच वायरियन या विरियन ऑफ फेज इज फॉर्म्ड ऑफ पॉलीहेड्रल हेड एंड अ टेल। और उसके अंदर अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है, आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ लैम्डा फेज नीदर लाइसिस ऑफ सेल टेक्स प्लेस नॉर न्यू फेज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड बट अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एग्जिस्ट। जैसा आपको हमने बताया कि बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए दोनों एक दूसरे के साथ में एक तरह से सहजीवन को पसंद करते हैं। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल जो होती है लैम्डा फेज की, ये देखिए, ये पिक्चर में आपको लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है। इसमें आप देखिए, शुरुआत में यहाँ सबसे ऊपर बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया है बैक्टीरियल सेल के ऊपर,
ये गोल वाला बैक्टीरियल डीएनए है। बाहर की तरफ इसके एम्प्टी शेल रह गए हैं, यानी एम्प्टी प्रोटीन कोट रह गया, टेल रह गई है। अंदर फेस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पहुंचता है। ये खुलता है और खुलने के बाद में ये इसके साथ अगर जुड़ जाता, देखिए यहाँ इसके पास दो संभावनाएं हैं। अगर ये इसके साथ जुड़ जाता है तो इसको आप क्या कहते हैं, यहाँ देखिए ये लाइसोजेनिक जो लैम्डा फेज की लाइफ साइकिल है। ये फेज पार्टिकल में से निकल के डीएनए अंदर वायरल जीनोम पहुंच गया। अब ये वायरल जीनोम इसके साथ में नेक्स्ट फेज में देखिए चेंज इसके साथ जुड़ गया है। ये जो आपको वेवी जो आउटलाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर वायरल जीनोम जुड़ गया है। इसको हम प्रोफेज भी कह सकते हैं या टेम्परेट फेज भी कह सकते हैं। अब ये कोशिका जो है वो बैक्टीरियल जो एक प्रकार का ये जो जुड़ा हुआ स्थिति में जो इसका क्रोमोसोम है, ये प्रोफेज के नाम से जाना जाता है। टेम्परेट फेज, प्रोफेज, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, ये सभी लाइसोजेनिक फेज ये एक ही चीज़ के सिनोनिम है या पर्याय हैं। अब इसके बाद बैक्टीरिया डिवाइड हुआ तो 1 से 2 में हो गया। सेम प्रकार का जीनोम उसके पास पहुंच गया, यानी वायरल जीनोम जो 1 में था कोशिका में, अब वो 2 में हो गया। ऐसे ही एवरी 20 मिनट्स 15-20 मिनट्स ये 2 से 4, 4 से 8 करोड़ों सेल्स में हो जाएगा ये। अब जब इसके बाद में इसमें प्रेरण शुरू होता है तो क्या होता है, वायरल जीनोम इससे अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है बैक्टीरियल जीनोम से। और फिर उसके बाद ये अपना काम शुरू कर देता है, अपने जैसे और फेस पार्टिकल बनाता है, कोशिका को बस्ट करता है और फिर उसके बाद में नई कोशिका को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। इस साइकिल को हम बोलते हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। इसका क्या प्रोसेस हुआ, कौन से स्टेप्स हुए इसके, एंट्री ऑफ फेज जीनोम इनटू द सेल, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन, इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए। ये देखिए वायरल डीएनए जो है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया, ज्वाइन हो गया। उसके बाद इसने लाइसोजेनी अटेन कर ली और उसके बाद में अल्ट्रावायलेट लाइट या कोई भी इसको इंडक्शन दे करके इसको स्टिमुलेट करके प्रोटीएज एंजाइम जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन्स को इनएक्टिवेट कर देता है। देखिए ध्यान से आप इसको याद रखिएगा कि कब लाइटिक साइकिल में एंटर करता है बैक्टीरिया या वायरस, जबकि जब तक उसमें प्रोटीएज एंजाइम मौजूद होता है तब तो वो लाइटिक साइकिल में रहता है। अगर उसमें रिप्रेसर प्रोटीन्स जैसे ही ये इसके साथ में प्रोफेज में एंटर करता है या ये टेम्परेट फेज में आ जाता है या कह लीजिए लाइसोजेनी में एंटर करता है, तो इसमें कुछ रिप्रेसर प्रोटीन्स बनते हैं बैक्टीरिया में। ये रिप्रेसर प्रोटीन्स जो हैं वो इसको लाइसोजेनी में रखते हैं, यानी कोशिका जो होती है वो बस्ट नहीं होती। जैसे ही इसको कुछ स्टिमुलेंट्स मिलते हैं या जैसे अल्ट्रावायलेट समटाइम्स अगर इंड्यूस हो जाए ये कोशिका बैक्टीरियल सेल, तो इसमें रिप्रेसर प्रोटीन बनने बंद हो जाते हैं, प्रोटीएज एंजाइम शुरू हो जाता है। प्रोटीएज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन्स को इनएक्टिवेट कर देता है। और ये जो लेट प्रोटीन प्रोटीज जो एंजाइम बनता है और जो न्यू फेस पार्टिकल्स होते हैं वो अब बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन का बनना बंद होगा, लेट प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाएंगे और नए फेस पार्टिकल्स बन जाएंगे। और फिर फेस जो है वो किस में एंटर करेगी, लाइटिक फेज में एंटर करके उसको बस्ट करके बाहर आ जाएगी। ये होती है इसकी लाइसोजेनी एंड लाइटिक साइकिल। सेम HIV के साथ ऐसे ही होता है, वो शरीर में हर कोशिका में घुसता चला जाता है और जब भी अब हम उसको क्या कहते हैं, वो क्योरेबल नहीं है। जब पता लगती है तब तक हर कोशिका में उसका वायरस का जीनोम पहुंच चुका है, तो हर कोशिका वीक हो चुकी है, हर कोशिका में कैपेसिटी आ चुकी है। तो जब ह्यूमन बॉडी या जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिसमें ये HIV वायरस होता है, जब इसके रिप्रेसर प्रोटीन्स बनने बंद हो जाते हैं, जैसे बॉडी को कुछ भी एक तरह का ट्रिगर मिला, कोई इन्फेक्शन का ट्रिगर मिला, कुछ और बात का ट्रिगर मिला, तो हर सेल जो है वो क्या करती है, बनाना बंद कर देती है रिप्रेसर प्रोटीन। अगर एक कोशिका में भी ऐसा हुआ और प्रोटीएज एंजाइम का बनना शुरू हो गया, तो सोच के देखिए एक सेल में बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स बनेंगे, वो साथ की सेल्स को और डबल इन्फेक्शन देंगे। तो ये एक साथ कई बीमारियां उसमें डेवलप होती दिखाई देती हैं जो पेशेंट होता है उसमें, कि उसको हम कहते हैं, इसका नाम ही एड्स इसलिए रखा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है, सिंड्रोम इज कलेक्टिव नेम ऑफ अ सिम्टम, यानी कलेक्टिव नेम फॉर सिम्टम्स।
जब एक ही पर्सन में, एक ही ऑर्गेनिज्म में एक साथ बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगे बहुत सारी बीमारियों के, तो उन सारे लक्षणों को मिला करके हम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, कलेक्टिव नेम ऑफ सिंड्रोम्स। तो जो HIV में जैसे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो इसी वजह से हो जाती है क्योंकि वायरस उस पर हर कोशिका में मौजूद हो जाता है, अटैक हो जाता है, तभी कहा जाता है ये अब जेनेटिक हो चुका है, यानी जीन्स में आ चुका है। तो अल्टीमेटली जो पर्सन होता है वो पूरी तरीके से बेबस हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी को पूरी तरह ये वायरस ख़त्म कर देता है। तो लाइटिक एंड लाइसोजेनिक, यानी पहले लाइसोजेनिक साइकिल होती है, फिर उसके बाद उसकी लाइटिक साइकिल होती है। अब हम इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं कि जो फेज़ जो है इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। जो टेम्परेट फेजेस होती हैं, यानी जो लाइसोजेनिक फेजेस होती हैं, ये ट्रांसडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में इम्पॉर्टेंट होती हैं या हेल्पफुल होती हैं। आपको जब हमने बैक्टीरिया पढ़ाया था, तो बैक्टीरिया में जो जनन का एक तरीका होता है ट्रांसडक्शन, उसमें आपको हमने बताया था 2 प्रकार का ट्रांसडक्शन होता है, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। उसमें भी क्या होता है, जो वायरल जीनोम होता है वो बैक्टीरिया जीनोम के साथ मिल जाता है, जब अलग होता है तो अपने साथ बैक्टीरिया के कुछ जीनोम को या पार्ट ऑफ जीनोम ले जाता है और फिर दूसरी कोशिका में उसे पहुंचा देता है, दूसरे बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करता है तो वहाँ उसे दे देता है। तो इस प्रकार से जो टेम्परेट फेजेस होती हैं वायरस की, वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं थ्रू ट्रांसडक्शन प्रोसेस। ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये स्कैवेंजर्स की तरह से भी काम करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम भी करते हैं, यानी ये नुकसानदेह ही नहीं है, ये फ़ायदेमंद भी हैं। जो पॉल्यूटेड या डर्टी वाटर होता है उसमें जो बीमारी वाले बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ये ख़त्म कर देते हैं। देखिए, जो गंगा का पानी है उसे हम क्यों पवित्र मानते हैं, क्योंकि गंगा के पानी में बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरियोफेजेस गंगा के पानी में, जो रिवर वाटर में बहुत सारी मात्रा में जब होंगे तो वहाँ पर प्योरिटी रहती है, वहाँ पर कोई गंदे बैक्टीरिया नहीं होते। पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ये जो वायरसेस होते हैं ये ख़त्म करते चले जाते हैं। जो लाइसोजेनिक कल्चर्स होते हैं वो रेडिएशन डिटेक्टर का काम भी करते हैं। अगर कहीं पर पता करना है स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में, जो अंतरिक्ष की जो माइक्रोबायोलॉजी है, अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो लाइसोजेनिक बैक्टीरियल कल्चर्स होते हैं जिसके अंदर वायरस जुड़ जाता है, अगर उनको आप ऐसा जहाँ पर रेडिएशन से वहाँ रखेंगे तो वो लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएंगे। तो इसका मतलब हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पर कुछ रेडिएशंस मौजूद हैं। जैसा शुरू में आपको हमने बताया था कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है, इट इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीज एंजाइम एंड प्रोटीज एंजाइम इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर प्रोटीन्स। तो बैक्टीरिया जो होता है वो लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाता है। तो रेडिएशन के डिटेक्टर के रूप में भी आप लाइसोजेनिक कल्चर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फेजेस इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया से अगर आपको एंटीबायोटिक लेनी है, ऑब्टेन करनी है किसी बैक्टीरिया से, और अगर उसमें फेज़ मौजूद है तो वो उसको एंटीबायोटिक प्रोडक्शन नहीं करने देगी। अगर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे भी हो रहा है तो भी अगर फेज़ उसमें मौजूद होती है या फेज़ का DNA RNA मौजूद होता है तो वो उसको बनाने नहीं देती। सो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फेजेस। फेजेस के कुछ इम्पॉर्टेंट आपको हमने ये इम्पॉर्टेंस बताई उसकी कि कहाँ कहाँ इन फेजेस को काम में लिया जा सकता है या इंडस्ट्री ले रही है। तो यहाँ आज हमारा जो वायरस का है वो टॉपिक ख़त्म होता है। इस प्रकार से हमने जो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट का कुछ पार्ट है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फंजाई। जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका पार्ट हमने ख़त्म कर लिया है, अब हम माइकोलॉजी शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आप थोड़ा सा उसे पढ़कर देखें, उसके फंजाई के, कवकों के, फंगी कहिए फंजाई कहिए, उसके जनरल कैरेक्टर्स, अकरेंस वगैरह, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे फंजाई में भी।